नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज़ में आज मैं आपसे सूर्य पर चर्चा करने जा रहा हूं। सूर्य पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम पुराने पेपरों पर कोरिलेट करके आधारित बनाएंगे। किस तरीके से हमारी स्थितियां बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये होता क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, वो सारी बातें हम इसकी स्ट्रक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। आपने डायग्राम में देखा है कि ये एक सूर्य की स्ट्रक्चर को मैंने बताने का प्रयास किया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और वर्तमान में इस लेवल के क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए सूर्य। कुछ बेसिक बात करने के बाद हम इस स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। हेडिंग डालिए सूर्य, आप साथ साथ लिखते जाना। देखिए, सूर्य यदि हम ये कहें तो ये सौर मंडल का प्रधान होता है। सौर मंडल का प्रधान है, ये हेड होता है सौर मंडल का। सौर मंडल के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं ये क्या है। यह एक तारा है, ध्यान रखें, तारा है। ये बात भी अपने पहले कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कहाँ पर इसकी स्थिति है, ये भी हम बात कर चुके हैं। याद कीजिए, मैंने आपको आकाशगंगा मंदाकिनी की जब स्ट्रक्चर कराई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मध्यवर्ती घूर्णन भुजा, उसमें इसकी स्थिति होती है। तो स्थिति में लिख दीजिए मध्यवर्ती घूर्णन भुजा, मिडल स्पाइरल आर्क। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये किससे निर्मित होता है। भाई, सूर्य एक तारा है, तो जिससे तारा बना होता है उसी से ये सूर्य बना होता है। तो हाइड्रोजन होती है लगभग 74%, लगभग 74% होती है। कई जगह 75 भी मिल जाएगा। कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं 70% से अबोव, इस तरीके से बोल देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा होती है और हीलियम दूसरे नंबर पर होती है मैक्सिमम के तौर पर। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, दोनों ऑप्शन दे देते हैं कई बार, और कई बार हाइड्रोजन दे देता है, हीलियम दे देता है, फिर नाइट्रोजन दे देता है और एक CO2 दे देता है। तो उस स्थिति में आपको फिर हाइड्रोजन को टिक करना होता है। क्लियर। अब देखिए, इसके निर्माण से संबंधित यदि मैं एक अभिक्रिया की बात करूं, इसकी जो रिएक्शन होती है सेम वही रिएक्शन है जो अपनों ने तारों में की थी। इसकी रिएक्शन का नाम भी वही है, नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है ये। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इंग्लिश मीडियम के बच्चे साथ साथ लिखते जाए, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये इसकी अभिक्रिया होती है। अब देखिए, एक बात और हम करेंगे इसमें कि ये जो सूर्य है इसकी आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो इसकी जो अनुमानित आयु है ये 10 अरब वर्ष है। 10 अरब वर्ष इसकी अनुमानित आयु है, और जबकि इसकी वर्तमान जो आयु है ये है 4.7 अरब वर्ष। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसकी पर्टिकुलरी आयु जो होती है 10 अरब वर्ष होती है, जबकि वर्तमान में इसकी आयु 4.7 अरब वर्ष है। 4.7 है ये। क्लियर। वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कहें एक मनुष्य का जो जीवन काल है 100 वर्ष होता है, और वो यदि अपने जीवन में 26 साल पूरे कर लेता है तो वो 26 साल की उसकी क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी, और 100 साल क्या हो जाएगी, उसकी अनुमानित आयु होगी। जैसे मनुष्य के संदर्भ में कहूँ तो उसकी अनुमानित आयु 100 वर्ष होती है, और वर्तमान आयु ये आपकी, जैसे आपका, आप खुद पे लेके देख लीजिए आप कितने वर्ष के हो, तो वो इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। क्लियर। अब सूर्य पे आ जाइए।
सूर्य का व्यास, डायामीटर कितना होता है? ये होता है 13.84 लाख किलोमीटर होता है ये। क्लियर? एक बात और लिख दीजिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, ये है 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड है। कई लोग इसको राउंड फिगर में 8 मिनट भी कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके राजस्थान कांस्टेबल का एक एग्जाम हुआ था, उसमें जो ऑप्शन दिया था 8 मिनट 16 सेकंड, तो कोई बड़ी बात नहीं है इससे। ये मैं इसलिए आपको बताता हूं क्योंकि तुम छोटी छोटी बातों को क्या बहुत बड़ा बना देते हो। थोड़ी सी मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। और मैं मानता हूं आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट में ऐसी अनभिज्ञता होती भी है, लेकिन फिर भी वही बातें हैं। हम अपना जो भी प्रोफेशन है या जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम जितना मैच्योर करेंगे, सक्सेस हमारे उतने ही नज़दीक होगी। इसी कारण से हम कई बार आपको कड़वी बात भी बोल देते हैं, तो कड़वी बात सुनने की आपको क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस मुकाम पर चल रहे हो उसके लिए कहते हैं ना कि कड़वी दवाई की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, और यही आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होती है। क्लियर? तो 8 मिनट 19 सेकंड आप ध्यान रखें, 8 मिनट ध्यान रख लीजिए। एक जगह मैंने इसमें यह भी पढ़ा है 500 सेकंड, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये घबराइए मत इस चीज को। क्लियर? जितना मैं जानता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, और एक आपने ध्यान रखना है ये निर्मित किसका बना होता है ये, और तारा है ये तो आप जानते ही हो। सूर्य किसका बना होता है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 19 सेकंड। इसको कोरिलेट करके पढ़ना है आपने कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 28 सेकंड। ठीक है, वो मैंने पहले आपको बता दिया था। आप 1.3 भी कह रहे थे, तो 3 और 28 कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 1.2 कह दूं तो 1.3 कह दूं, वो आपको क्लियर करा दिया था मैंने। क्लियर? ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, लेकिन उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डाल दीजिए, सूर्य की आंतरिक संरचना, या नॉर्मल भी कह सकते हो, सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना आप साथ साथ लिखते जाना है, क्योंकि मुझे ये डायग्राम समझाना है आपको। क्लियर? और डायग्राम तो आप बना भी लेना अपने वहां पर। अब देखिए, जब हम सूर्य के संरचना की बात करें तो इसे हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, एक तो 2 पार्ट्स में कैसे बांटेंगे, आप ऐसे बना लीजिए। केंद्र से धरातल तक, धरातल का मतलब यहां पर सरफेस है, सेंटर से लेकर सरफेस तक। क्लियर? और दूसरा है धरातल से बाहर की तरफ। ठीक है, एक तो हमने बात की केंद्र से धरातल तक और धरातल से बाहर की तरफ। अब सही मायने में यदि मैं आपको कहूं तो ये आपके सामने 6 शब्द हैं। कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, कोरोना है। इसका नाम तो आप सुन ही रहे होंगे वर्तमान में, कोरोना, ये भी कोरोना ही है, करेंगे बात उसकी। फिलहाल आप देखिए,
ये 3 है। देखिए, केंद्र से धरातल तक, केंद्र से धरातल तक हम 3 भागों में बांटते हैं। ये 3 पार्ट्स होते हैं, एक कोर, दूसरा रेडिएटिव जोन और तीसरा आपका कन्वेक्टिव जोन। क्लियर? केंद्र से धरातल तक ये इतना जो पोर्शन है ये केंद्र से धरातल की तरफ है। अब ऑब्वियसली बात है, फिर फोटोस्फीयर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सूर्य का धरातल। क्लियर? तो पहला तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? फोटोस्फीयर। धरातल से बाहर की तरफ हम बात करेंगे तो फोटोस्फीयर। और ये जो होता है क्रोमोस्फीयर, ये होता है सूर्य का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। क्लियर? क्रोमोस्फेयर। और ये जो कोरोना है ये होती है सूर्य की बाहरी सतह, सूर्य की बाहरी सतह होती है ये। तीसरा कोरोना। क्लियर? तो स्ट्रक्चर को आप बेसिक रूप में समझ गए होंगे। हमें ऐसे पढ़ना है भाई ये क्या है? सूर्य है, केंद्र से धरातल तक, यहां तक का पोर्शन है, इसको तो हम अलग लेके चलते हैं और उसके बाद का पोर्शन अलग होता है। हालांकि ये जो चीजें हैं, जो हम जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, कोरोना, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं। यहां पर मैं थोड़ी बेसिक बात करूंगा, उनको ही आपने ध्यान रखना है। जैसे हम कोर की बात करें, ये कोर जो है ये केंद्र है। क्लियर? और यहां पर सिर्फ आपने इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो कोर होता है इसका जो टेम्परेचर है ये होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सूर्य के केंद्र का ताप कितना हो गया? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? एक बात और ध्यान रखनी है इस कोर में, इसमें प्लाज्मा की अवस्था होती है। प्लाज्मा की अवस्था होती है, ध्यान रखना। सूर्य के केंद्र में प्लाज्मा की अवस्था होती है और ये जो प्लाज्मा है ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इरविन लेगमुर ने इसकी खोज की थी। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। साइड में लिख देना, ये केमिस्ट्री का टॉपिक होता है। अब देखिए, रेडिएटिव जोन में कुछ नहीं लिखना, केंद्र के ऊपर की तरफ होता है। कन्वेक्टिव जोन में कोशिकाओं से निर्मित होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर? अब यहां देखिए, फोटोस्फीयर सूर्य का धरातल, क्रोमोस्फीयर सूर्य का वायुमंडल, और ये कोरोना सूर्य की बाहरी सतह, इनको हमने पढ़ना है। जैसे हम फोटोस्फीयर की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, ये आया हुआ है क्वेश्चन। सूर्य के धरातल का टेम्परेचर कितना होता है या फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, ये जो फोटोस्फीयर है, नाम से ही पता लग रहा है, फोटो मतलब प्रकाश। इसमें प्रकाश होता है, कई रंगों से निर्मित होता है, अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। लेकिन होता क्या है, ये रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जहां पर ये एब्जॉर्ब होते हैं वहां पर काली रेखाएं बन जाती है, उन्हें हम फ्रानहाफर रेखाएं कहते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें जो प्रकाश होता है ये कई रंगों से निर्मित होता है। ये रंग अवशोषित होकर काली रेखाएं बनाते हैं, जिन्हें
फ्रानहाफर रेखाएं कहते हैं। क्लियर? इन्हें हम फ्रानहाफर रेखाएं कहते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डायग्राम के अंदर ही थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर? अभी हम फोटोस्फीयर को पढ़ा है, फोटोस्फीयर में एक बात और करनी है अपने। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ये जो फोटोस्फीयर होता है, इनमें क्या होता है, कुछ धब्बे पाए जाते हैं। इस टाइप से काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये जो धब्बे हैं, इन्हें कहा जाता है सौर कलंक। इनको कहते हैं सनस्पॉट्स। सनस्पॉट्स कहते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से टिक कर सकते हो आप, सनस्पॉट्स को। अब देखिए, ये जो सौर कलंक है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इनकी खोज किसने की थी। आप साथ साथ लिखते जाना। इनकी खोज की थी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इनकी खोज की थी। क्लियर? अब बात आती है, ये होते क्या हैं। देखिए, कलंक स्पॉट्स है, काले रंग के धब्बे। ये होते हैं सूर्य में उपस्थित काले रंग के धब्बे। धब्बे होते हैं ये। क्लियर? अब देखिए, इनके दो भाग में बांटते हैं हम इसको। एक तो मध्य भाग, एक किनारे। ये जो मध्य भाग होता है, इसको तो हम कहते हैं अम्ब्रा। ये इंग्लिश में आपने नाम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और इस किनारे वाला जो भाग होता है, इसको कहते हैं पेनम्ब्रा। अम्ब्रा, पेनम्ब्रा। अम्ब्रा को हिंदी में हम कहते हैं प्रच्छाया। अब मैं यहां लिख देता हूं, अम्ब्रा को हिंदी में कहते हैं प्रच्छाया। और जो पेनम्ब्रा है, इसको हिंदी में कहते हैं उपच्छाया। लेकिन आप हिंदी की बजाय इंग्लिश पर ध्यान दें, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा। क्लियर? अब देखिए, इनका जो जीवन काल है, ये होता है कुछ घंटे या कुछ सप्ताह। अब सप्ताह हो गए तो कई जगह क्या लिख देते हैं, एक महीना भी लिख देते हैं। तो कुछ सप्ताह में, जैसे मान लीजिए 4 सप्ताह हो गए तो 1 महीना हो गया। और कुछ घंटे भी होता है इनका। क्लियर? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण है। इसका टेम्परेचर है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अलग से पूछा गया है। और आपकी किताबों में एक बात लिखी होती है कि सौर कलंक का जो टेम्परेचर है, वो सूर्य के धरातल के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सौर कलंक का टेम्परेचर सूर्य के धरातल के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। आप देखिए, सूर्य के धरातल का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देंगे तो ये 4500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर? अब इसके प्रभाव क्या पड़ता है, एक लाइन लिख दीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं। आपने ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रभाव, इससे दूरसंचार व प्रसारण में बाधा आती है। अब देखिए, कई बार हम कहते थे ना, पहले होता था, हालांकि वर्तमान में तो काफी कम होता है। पहले होता था ना, टीवी चलता था तो ऐसे होता था, रुकावट के लिए खेद है।
वो लगभग इसी के कारण होता था। लेकिन वर्तमान आधुनिक युग चल रहा है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस तरीके की घटनाएं कम हो गई है, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। ये सौर कलंक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, अब मैं आता हूं क्रोमोस्फेयर पर। यह होता है सूर्य का वायुमंडल, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्रोमोस्फेयर है ये फोटोस्फेयर के ऊपर होता है? कह सकते हैं ना भाई, ये सारा क्रोमोस्फेयर है, ये फोटोस्फेयर है, तो फोटोस्फेयर के ऊपर की परत होगी। क्लियर? और ये जो कोरोना है ये सूर्य की बाहरी सतह होती है। अब जब ये सूर्य की बाहरी सतह होती है तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि फोटोस्फेयर और कोरोना के बीच में क्या आता है? सूर्य का वायुमंडल है। क्लियर? देखिए, ये जो क्रोमोस्फेयर है इसके अंदर इस तरीके का एक गैसों का प्रवाह पाया जाता है। ये इसे कहते हैं स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स ये होते हैं गैसों का उठता प्रवाह। दो बातें ध्यान रखनी है आपने। स्पाइक्यूल्स कहां पाए जाते हैं? सूर्य में, ठीक है। सूर्य में कहां पाए जाते हैं? क्रोमोस्फेयर में पाए जाते हैं। क्रोमोस्फेयर क्या है? सूर्य का वायुमंडल होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछे कि स्पाइक्यूल्स होते क्या हैं, तो गैसों का उठता प्रवाह होता है। अब देखिए, इसके अलावा इसके अंदर इसमें एक फ्लेम भी पाई जाती है। एक फ्लेम पाई जाती है, इस तरीके से आप कह सकते हो इसको। इसको कहते हैं सोलर फ्लेम। सौर ज्वाला कह सकते हो इसको, ये सोलर फ्लेम होती है। क्लियर? ये क्या है? तीव्र गहनता वाला प्रकाश है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सोलर फ्लेम क्या है। क्रोमोस्फेयर में पाई जाती है। क्रोमोस्फेयर किसका पार्ट है? सूर्य का पार्ट है। तीव्र गहनता वाला प्रकाश, तेज गहनता वाला, आप कह सकते हो फास्ट डेंसिटी लाइट, इसको ये भी कह सकते हो। अब इसमें क्या है? एक्स व गामा किरणें निकलती हैं। एक्स व गामा किरणें निकलती है सोलर फ्लेम से। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि इसमें प्रकाश में ये जो सोलर फ्लेम है, इसमें यदि कोई पदार्थ आ जाए तो 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर की तरफ फेंका जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें पदार्थ को 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर फेंका जाता है। 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर फेंका जाता है। तो हमारे सामने सोलर फ्लेम की बात करें हम, सोलर फ्लेम पे तीनों क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इसके अंदर। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि सोलर फ्लेम किससे रिलेटेड है? क्रोमोस्फेयर से संबंधित है। यहां पाया जाता होता क्या है? तेज गहनता वाला प्रकाश, डेंसिटी ज्यादा होती है प्रकाश की। क्लियर? ये तो थोड़ा कम ही बनता है कि एक्स व गामा किरणें निकलती है। सब्जेक्टिव टाइप में कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कर सकते हो आप सारे। और इसमें पदार्थ को 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर की तरफ फेंका जाता है। ये मेरे हिसाब से थोड़ी नई बात है और ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो क्रोमोस्फेयर है इसमें इतनी ही बातें काफी है। अब हमारे पास एक ही बात बच गई, कोरोना। इस कोरोना की बात हमने करनी है, लेकिन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कोरोना की, सूर्य की बाहरी सतह। ये सूर्य की बाहरी सतह है। क्या मैं ये कह सकता हूं ये सूर्य के वायुमंडल से बाहर की तरफ होती है? कह सकते हैं इसको। अब देखिए, इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट कहते हैं, ताज कहते हैं इसको, कोरोना को। क्लियर? अब देखिए, यहां पर एक प्रकार के एक पवने पाई जाती है इसके यहां इस साइड में, आप कह सकते हो इस टाइप से बना दीजिए आप। ये होती है सोलर वाइंड, सौर पवने। लिख दीजिए विशेष प्रकार की हवाएं या विशेष प्रकार की पवनें लिख दीजिए। सोलर वाइंड्स, आपको यह ध्यान रखना है कि सोलर वाइंड्स कहां पाए जाते हैं? कोरोना में पाए जाते हैं। कोरोना क्या है? सूर्य की बाहरी सतह, सूर्य का मुकुट होता है। एक यहां पर और ध्यान रखना आप सारे, यहां पर एक तरीके का एक विशिष्ट लक्षण बनता है, ऐसे ऐसे करके। ये क्लियर? इसको कहते हैं मैं प्रोमिन्स, प्रोमिन्स बोलते हैं इसको, प्रोमिन्स। ये क्या होती है? लाल रंग की लपटें होती है जो कि एक चाप का निर्माण करते हुए वापस कोरोना में प्रवेश कर जाती है। एक लाइन लिख दीजिए प्रोमिन्स में। ये लाल रंग की लपटें होती हैं जो चाप का निर्माण, चाप मतलब कर्व, जो चाप का निर्माण करते हुए वापस कोरोना में प्रवेश कर जाती है, वापस कोरोना में प्रवेश कर जाती है। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखें, यहां पर एक इस टाइप से एक छेद पाया जाता है, यहां पर ऐसे होता है ये, ठीक है? इसको कहते हैं कोरोना होल, या आप कह सकते हो कोरोना छिद्र। हम बात करेंगे, लेकिन यहां भी आप एक बात ध्यान रखें, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हमें प्रकाश की जो प्राप्ति होती है वो कोरोना से ही होती है। एक लाइन लिख दीजिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, इसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण को इंग्लिश से बोलते हैं। कोरोना से होती है। क्लियर? तो ये कोरोना के बारे में हमने बात की। अब मैं इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा आपको। अभी जो वर्तमान में आप कोरोना वायरस सुन रहे हो, ये जो कोरोना वायरस नाम इसी कारण पड़ा है इसका। ये बता दें आपको कि जो कोरोना वायरस है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक मुकुट की तरह है। देखिए, मुकुट की तरह है, ये क्राउन बोलते हैं इसको, क्राउन, ठीक है? उसकी तरह है। और ये जो मुकुट ऐसा लगता है जैसे सूर्य की बाहरी सतह वाला है। ये जैसे सूर्य की जो बाहरी सतह, जो कोरोना की जो स्ट्रक्चर होती है, वैसा इसकी स्ट्रक्चर इससे मिलती जुलती है। इसी कारण से इसका नाम कोरोना पड़ा है, ठीक है? मुकुट के समान है इसकी आकृति, इसके कारण। और वो इसकी जो आकृति है, ये जो सूर्य की बाहरी सतह है, इससे मिलती जुलती है। इसी कारण से जो कोरोना वायरस है, इसका नाम कोरोना पड़ा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान रखें। आप तो इतना जरूर ध्यान रखें कि कोरोना सूर्य की बाहरी सतह है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों, हमने सूर्य की स्ट्रक्चर को आज जाना। अब मैं कुछ विशेष प्रकार के पॉइंट लेकर आ रहा हूं, उसके बाद मैं पृथ्वी लेकर चलूंगा। हेडिंग डाल दीजिए आप, विविध हेडिंग डाल दीजिए, विविध, या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखो प्रमुख घटनाएं, ये हेडिंग डाल दीजिए। क्लियर? तो अपनी जो पहली घटना है जिसमें मैं आपसे ग्रहण के बारे में बात करूंगा, एक्लिप्स बोलते हैं इसको, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनके बारे में बात करूं, लेकिन डिटेल के साथ में। पेज के बीच में लिखिए सीजीगी। सीजीगी, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि सीजीगी क्या होती है। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का रेखीय क्रम। रेखीय क्रम मतलब एक ही सीध में होना, सीधा डायरेक्ट, आप लिख दीजिए ब्रैकेट में, एक सीध में होना। आप ये भी कह दीजिए सरल रेखा में होना। समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, वैसे तो रेखीय क्रम ज्यादा सही है। एक सीध में होना, करेंगे बात इसकी। अब ये जो सीजीगी है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखें। ये पहली घटना है, ध्यान रखना। आगे और भी लेके आऊंगा, उपसौर, अपसौर, उपभू, अपभू, ये बहुत सारी चीजें आएंगी आपके सामने अभी। ज्वार भाटा। देखिए, एक शब्द है युति, इसको कहते हैं कंजक्शन। दूसरा होता है वियुति, इसको कहते हैं ओपोजिशन। युति, वियुति, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख दीजिए। अब ये जो युति है, इसमें तो आता है आपका सूर्य ग्रहण, इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स, इसमें सूर्य ग्रहण आता है। क्लियर? सोलर एक्लिप्स आता है। तो सूर्य ग्रहण क्या है? एक युति है। ठीक है, युति क्या है? सीजीगी का एक पार्ट है, या सीजीगी की एक अवस्था है, फेज है। क्लियर? और इसमें जो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम चंद्र ग्रहण को। ये होता है ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स है ये, चंद्र ग्रहण होता है ये। बहुत सिंपल वे में है, आपको मैं जैसे बताऊं आपने वैसे करना है। ये सूर्य है। क्लियर? ये मून, एम मतलब मून। ई मतलब अर्थ। क्लियर? सेम यही चीज यहां बनानी है। सूर्य, लेकिन यहां बीच में अर्थ आ जाएगा, और इधर मून। क्लियर? पहली बात तो, सही मायने में यदि आप तैयारी करते हो, तो तैयारी करने का सटीक तरीका यही है, आपको यह पता होना चाहिए जैसे सूर्य ग्रहण SME और चंद्र ग्रहण SEM, सेम। किसके सेम? चांद के समान। कहते हैं ना, ये चांद के समान दिखाई देता है, ये इसका चेहरा चांद के समान, ऐसे बोलते हैं कई बार लोग।
तो SEM ये चंद्र ग्रहण। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे कहता है सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन में क्या देगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऐसे करके बनाता है, घुमाता है आपको, और वो इतने लंबे लंबे ऑप्शन होते हैं कि आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो जब तक हम SME सूर्य ग्रहण, SEM चंद्र ग्रहण, ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। और तो बाद की बात है क्या होगा कैसे होगा, क्लियर। अब देखिए होता क्या है, सीजीगी की अवस्था, ये भी सीजीगी है, ये भी सीजीगी है, क्लियर। देखिए हम इतना जानते हैं, ये जो सूर्य है इसके चारों तरफ ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, क्लियर। सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। यहां भी यही स्थिति है, जब ये आपस में ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं तो एक ऐसी स्थिति जब ये तीनों एक सीध में हो जाए तो इसे हम सीजीगी कहते हैं, क्लियर। अब उस सीजीगी में यदि ऐसा हो जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देता है, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो जैसे मैंने बोला है वैसे लिख लोगे, यहां लिखने की टाइम वेस्ट क्यों करें। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देता है, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब ये जो स्थिति होती है कब होती है, अमावस्या को होती है, अमावस्या को होती है, क्लियर। लेकिन ये प्रत्येक अमावस्या को हो ये जरूरी नहीं है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को हो। देखिए होता क्या है, एक मंथ होता है, जैसे हम कहें जनवरी, एक मंथ है, 31 दिन मान लीजिए। इन 31 दिनों में सामान्यतः एक पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है, क्लियर। ये ध्यान रखना, एक पूर्णिमा आएगी, एक अमावस्या आएगी, ठीक है। अब यदि दो अमावस्या आ जाए उस जनवरी के महीने में, यदि दो अमावस्या आ गई तो उस टाइम सूर्य ग्रहण लगेगा। जनरली एक अमावस्या होगी तो सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, यदि दो अमावस्या आ गई तो फिर वो सूर्य ग्रहण होगा। इसी तरीके से यदि हम इसको देखें, सेम वही बात है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ती है उस भाग में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा तभी दिखाई देगा जब सूर्य की किरणें पड़ेगी। अब जहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी वहां चंद्रमा कैसे दिखाई देगा, क्लियर। तो ये लिख लोगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ती है उस भाग में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। और ये जो स्थिति होती है ये पूर्णिमा को होती है, फुल मून बोलते हैं इसको, पूर्णिमा को होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को हो ये जरूरी नहीं, क्लियर। अब सेम वही बात यहां लागू होती है, प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है। यदि उस महीने में दो पूर्णिमा आ गई तो चंद्र ग्रहण होगा और दो अमावस्या आ गए तो सूर्य ग्रहण होगा, क्लियर। जैसे अभी शायद पिछले साल की बात है मेरे हिसाब से, 1 जनवरी को पूर्णिमा आई थी, एक 31 जनवरी को पूर्णिमा आई थी,
तो वहां पर फिर वो घटना घटित हो गई थी चंद्र ग्रहण वाली। आपने सुना होगा लाल मून, रेड मून, एक बार आया था ना ब्लू मून की घटना, वो वाली बात हो जाती है ये। ठीक है, तो ये अमावस्या, पूर्णिमा। अब देखिए, हम जनरल बात करें, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमने पढ़ लिया, लेकिन इसी में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हम के अमावस्या, अमावस्या का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं अंधेरा, ठीक है ना, इससे कोरिलेट मत करना, एक बार मैं नई बात बता रहा हूँ। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, चांद पूरा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो चांद का आकार कैसा होगा, बढ़ता जाएगा, चांद बड़ा होता जाएगा, और पूर्णिमा को चांद बड़ा हो जाएगा। क्लियर? अब यहां कंफ्यूज मत हो जाना, चांद मैं सामान्य बात कर रहा हूं। सामान्य कब? जब सामान्य पूर्णिमा होती है भाई, एक महीने में 2 पूर्णिमा आ गई, 15 दिन में 1 पूर्णिमा आ गई, दूसरे 15 दिन में अमावस्या आ गई, बात खत्म, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि 2 पूर्णिमा आ गई उसी एक महीने में, तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ये ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। तो चांद का आकार बढ़ता है, इसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्राइट फोरनाइट। और पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाते हैं तो चांद का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है, इसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। इंग्लिश में इसको कहते हैं डार्क फोरनाइट। क्लियर? ये है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ये जो सीजीगी है, इसी में एक आप हेडिंग डाल दीजिए ग्रहण। मैं थोड़ी सी बात अलग से करना चाहूंगा। एक तो देखिए कैसी स्थिति है, एक हम कहेंगे कितनी बार लग सकता है एक वर्ष में। ठीक है, तो स्थिति की यदि मैं कहूं तो एक तो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। अब देखिए, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, इसकी जो अवधि होती है ये होती है 7.5 से 8 मिनट, और आंशिक सूर्य ग्रहण होता है लगभग 4 घंटे। और इसमें यदि प्रभाव की बात करें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कम हानिकारक होता है। ध्यान रखना, आपको ऐसा लगेगा कि आंशिक हानिकारक होता है, हानिकारक नहीं होता है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कम हानिकारक होता है, जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण अधिक हानिकारक होता है। ये 2-3 पॉइंट थोड़ा ध्यान रख लेना, आपके नॉलेज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। अब कितनी बार लग सकता है, एक वर्ष की बात कर रहा हूं, तो 2 ग्रहण लेके चलेंगे हम। एक तो सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? क्लियर? इसको आप ऐसे मत लिखो, इसको मैक्सिमम और मिनिमम में डालिए। तो मैक्सिमम में जो सूर्य ग्रहण है, मैक्सिमम 7 हो सकते हैं और मिनिमम 2 हो सकते हैं। ग्रहण की बात कर रहे हैं। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये तो हो सकता है
4 से 5 बार और ये 3 से 4 बार, और मिनिमम 2 होंगे। यदि एक साल में 2 होंगे तो ये दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। क्लियर? मैं दोबारा समझा देता हूं। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट के आसपास का होता है, ये 4 घंटे के आसपास का होता है। वो कम हानिकारक होता है, ज़्यादा हानिकारक होता है। कितनी बार लग सकते हैं ग्रहण? एक साल में मैक्सिमम 7 ग्रहण लग सकते हैं। यदि एक साल में कभी हम ग्रहण की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 लग सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं लग सकते। और 7 में यदि लग गए तो सूर्य ग्रहण 4 से 5 बार हो सकता है और चंद्र ग्रहण 3 से 4 बार हो सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि यदि ग्रहण ज़्यादा लगते हैं तो सूर्य ग्रहण ज़्यादा होंगे, चंद्र ग्रहण कम होंगे। और कम से कम कितने लग सकते हैं? 2 ही। लेकिन जब 2 होंगे तो दोनों स्थितियों में सूर्य ग्रहण ही होंगे, चंद्र ग्रहण नहीं होगा। क्लियर? ये सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान रख लेना। हालांकि पिछले पेपरों का अध्ययन करते हैं तो थोड़े से कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में एग्जामिनर की जो सोच है काफ़ी वाइड होती जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा अपनों ने बढ़ाया है। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सूर्य की संरचना पढ़ी, सूर्य के बारे में जाना। उसके साथ साथ हमने दूसरा टॉपिक चालू कर दिया, प्रमुख घटनाएं, जिसके तहत हम लोगों ने पहली बात की है सीजीगी की। सीजीगी की अपने पहली बात की है। और भी इसमें बड़ी बातें आएगी, जैसे दूसरा पॉइंट अपना आएगा उपसौर, अपसौर, उपभू, अपभू, ये तीसरा पॉइंट होगा। ज्वार भाटा, ये चौथा पॉइंट होगा। ऐसी कई घटनाएं हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है? तो इसको मैं कल लेके चलूँगा। आप एक बार इतने को साथ साथ पढ़िए और साथ साथ रिवाइज कीजिए। दोस्तों, मैं कई बार आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें कई बार मेरे को बड़ी एक अजीब सी बातें देखने को मिलती है। मतलब वो बातें जो कि मेरे हिसाब से आपको करनी ही नहीं चाहिए। ये करवा दो, वो करवा दो, ऐसा करवा दो। दोस्तों, होता क्या है, इन चीज़ों की खिचड़ी मत बनाइए। आप खिचड़ी मत बनाइए। आपको जो मैं अपने तरीके से जो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए। आप इकट्ठा मत कीजिए। आप तो ऐसे करने लग जाते हो जैसे शादी में जाते हैं ना कहीं पर, वहाँ पर क्या जो भी ले लो, एक बार खा लो, बस कल की कल देखेंगे। ऐसा कुछ मत कीजिए दोस्तों। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और आपको बहुत ही कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। मान के चलिए। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे किसी भी चीज़ को, जैसे हम कोई भोजन होता है उसको हम खाते हैं, यदि हम उसको ढंग से खाएंगे तो अच्छा पचेगा, अच्छा इस्तेमाल होगा, हमारे शरीर के लगेगा। एकदम से सारा निगल लिया ना तो गड़बड़ी हो जाती है। आपको हर चीज़ करवाऊंगा मैं, उसकी बिल्कुल टेंशन मत रखिए। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ करवाऊंगा, और जो भी चीज़ करवाऊंगा वो फुल एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ होगी। और डिटेल भी कोई ऐसी वैसी नहीं कि जो मन में आया वो करा दिया, ऐसा नहीं। आपके एग्जाम की दृष्टि से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके चांस 95% है, 5% कुछ नहीं कह सकते हम। और बेटा, जिसकी 95% तैयारी होती है और यदि वो 80% भी वहां अप्लाई करके आ जाता है, मेरे हिसाब से वो सिलेक्ट होता है। क्लियर? तो इसकी एक बहुत ही फोकस्ड और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप बिल्कुल टेंशन मत रखिए। हाँ, यदि आप इसको समय समय पर नोट्स तैयार नहीं करोगे, इनको लिखोगे नहीं, अच्छे तरीके से उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो आपसे ज़्यादा मुझे दुख होगा। कोई भी चीज़ होती है, अब जैसे जो पुराने बच्चे हैं, हमारे नोट्स बदलते रहते हैं। पुराने बच्चे हैं, आपने देखा होगा जो बच्चे एस्ट्रोनॉमी कर चुके हैं, क्या मैंने सूर्य की स्ट्रक्चर ऐसे करवाई थी पहले? मैंने इसको नॉर्मल वे में लिया था, इस बार मैंने डिटेल के साथ लिया है, एक नए रूप में लिया है। तो ये नए रूप जो हम तलाशते हैं ना, ये नहीं है कि हमें सीधा मिल जाए, हमें बहुत ही इसमें सर्च करना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। और हम देखेंगे, आपके अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए हम ज़रूर देखेंगे, हम मेहनत करेंगे।
बस मैं इतना बता दूं कि ये जो भी मैंने आपको 40 या 45 मिनट का जो भी लेक्चर अवेलेबल कराया है, इस लेक्चर को तैयार करने के लिए 2.5 घंटे का समय लगता है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। अब मैं ये एक्सप्लेन कैसे करूं कि मैं ये कहां टाइम लगता है, ये नहीं बता सकते आपको, जरूरी भी नहीं है आपके लिए, लेकिन इतना ये वक्त लगता है। वो जो आपको कि सीधा सिंपल वे में उपलब्ध हो जाता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको सिंपल वे में ये उपलब्ध हो जाता है। बस आप मुझे हौसला देते जाइए, मैं आपके लिए नया नया मैटर लाता जाऊंगा। आपको जीके में कोई समस्या नहीं आने दूंगा, कोई समस्या नहीं आने दूंगा, आप विश्वास कीजिए। बस आप अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आ जाइए और मैं जैसे बता रहा हूं वैसे कर लीजिए। आपके हाथ में एक समय सीमा के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर होगा। और मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आए, आप चाहे मेरी क्लास में आते हो चाहे नहीं आते हो, आप चाहे मेरे इस YouTube से जुड़े हुए क्यों न हो, आप मेरे पास एक बार समय निकाल कर ज़रूर आएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ मन की बात थी, लॉकडाउन के तहत मैंने कुछ बातें की। मेरी किसी बात को अन्यथा मत लेना बेटा, ये आप लोगों के भविष्य के निर्माण के लिए है। सारा दिन आपके लिए लगा रहता हूँ मैं, सारा दिन लगा रहता हूँ। कभी एक दिन मेरे साथ समय गुजारिए, फिर आपको पता लगेगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। इस लॉकडाउन में यदि मैं कहूँ, लोग कोई लूडो खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई फिल्में ही देख रहा है, देखो बताइए क्या करे आदमी। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं इन सब को देखते हुए यदि मैं कहूँ, मैं इस लॉकडाउन में ही बिजी हूँ, इसमें भी बिजी हूँ मैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी ये कहे, सर हम भी बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें अपने कामयाबी का निर्माण करना है और हम कामयाब होके रहेंगे। दोस्तों जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी उस दिन। और मैं ये दावा तो नहीं करता किसी चीज़ का, लेकिन मैं 100% पर प्रयास करता हूँ। आपको हर चीज़ अवेलेबल कराऊंगा, मैं जीके में समस्या नहीं आने दूंगा, इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत रखिए। तो आपकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है। मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। और आप जब भी आपकी भावना कोई आहत हो, आप थोड़ा सा डीमोटिलाइज होने लगे, तो आप है ना अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लीजिए, देखिए कितनी उम्मीदें हैं उनको आपसे, कितनी उम्मीदें लेके चलते हैं आपको। जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर आप उनको दिखाओगे, उनकी आंखों में देखना, उनकी आंखों में देखोगे, उनकी आंखों में पानी होगा, इतनी खुशी होगी आप सोच नहीं सकते। अरे यार वो खुशी दे दीजिए ना उन्हें, क्या समस्या है। तो दोस्तों मैंने कुछ वक्त लिया आपका, मुझे लगा कि मैं आपसे बातें करूं। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। बस ये ध्यान रखें, मुझे आपका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और उस अपॉइंटमेंट लेटर को प्राप्त करने के लिए यदि कोई जीके जैसी समस्या आपके सामने है, तो उस जीके समस्या का निवारण मैं कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत रखिए। बशर्ते जैसे बताता जा रहा हूं वैसे करते जाइए। मैंने आपको कहा 50 बार रिवाइज कीजिए, कर दीजिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, सर ने कहा है करना है भी करना है। बस ज़्यादा मत सोचिए, इतना मत सोचो कहीं सोच सोच में मामला ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। क्लियर। तो मेरी तरफ से मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ, परमात्मा आपको अपना लक्ष्य प्रदान करने में ताकत दे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस एस्ट्रोनॉमी के पार्ट को प्रत्येक स्टूडेंट तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं, ताकि वो भी सूर्य की आंतरिक संरचना जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को जान सकें। नमस्कार।